आज हम लोग आधुनिक भारत शुरू कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो है हम लोग देखेंगे चैप्टर, जैसे कि हमारा पहला चैप्टर होगा चैप्टर फर्स्ट जो है ये 18वीं सदी का पूर्वार्ध। 18वीं सदी का पूर्वार्ध। फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, ये हमारा चैप्टर होगा। इसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। 18वीं सदी का भारत कैसा था? 18वीं सदी का भारत आधुनिक भारत के इतिहास का आरंभ 18वीं सदी के इतिहास से ही होता है और 18वीं सदी के इतिहास को एक पृथक खंड के रूप में रखकर देखा जाना चाहिए। और इस दृष्टिकोण से जो है 18वीं सदी के भारत को हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं, दो भागों में। और एक भाग जो हमारा हो जाएगा 18वीं सदी का पूर्वार्ध, इससे पृष्ठभूमि निर्मित हो जाएगी। और दूसरा जो है हो जाएगा 18वीं सदी का उत्तरार्ध। ये दो खंड हो जाएंगे। तो हम लोग जो है देखते हैं 18वीं सदी का पूर्वार्ध। इसके अंतर्गत जो है हम लोग देखेंगे राजनीतिक दशा को कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध में राजनीतिक दशाएं कैसी थी। तो इसके अंतर्गत क्या हो रहा था कि इस उपखंड में दो प्रमुख घटना घटा था जिसका अध्ययन किया जाना चाहिए। और ये था, एक जो है मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा था। ये काल जो है मुगल साम्राज्य के विघटन का काल था, यानी मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। मुगल साम्राज्य का विघटन। और दूसरा जो है विघटन होने के साथ ही क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना हो रही थी। क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना हो रही थी विघटन पर ही। तो अगला आ जाता है टॉपिक मुगल साम्राज्य का विघटन। मुगल साम्राज्य का विघटन भारतीय इतिहास में जो है मुगल साम्राज्य उन गिने चुने साम्राज्यों में शामिल था जो एक बड़े भूभाग पर अपना कब्जा जमाए हुए था। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो उत्तर पश्चिम में काबुल कंधार से लेकर पूर्व में बंगाल और दक्षिण में कृष्णा नदी के भूभाग तक अपना नियंत्रण रखता था मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य जो है वह उत्तर पश्चिम में काबुल कंधार से लेकर पूर्व में बंगाल और दक्षिण में कृष्णा नदी के भूभाग तक अपना नियंत्रण रखता था। और ये जो है अकबर से औरंगजेब तक ये विस्तारित होता गया। लेकिन औरंगजेब के काल में ही, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है इसका विघटन होना शुरू हो गया। तो इस विघटन के, मुगल साम्राज्य के विघटन के क्या कारण थे? मुगल साम्राज्य के विघटन के कारण
तो ये दो कारण थे कि आंतरिक कारक उत्तरदायित्व रहे होंगे या फिर बाह्य कारक। और शुरू में जो है ये माना जाता था कि मुगल साम्राज्य के विघटन के कारण में जो है कई आंतरिक और बाह्य कारक उत्तरदायित्व रहे थे, और आरंभ में इतिहासकार जो है इसके पतन की व्याख्या के तौर पर जो है आंतरिक कारक के अंतर्गत जो है अयोग्य उत्तराधिकारी और बाह्य कारक के रूप में जो है प्लस इसमें जो है अनुत्तरदायी अमीर वर्ग, और बाह्य कारक के अंतर्गत जो है बाह्य आक्रमण को रखा जाता था। को शामिल किया जाता था मुगल साम्राज्य के विघटन के कारण। अब हम लोग जो है आंतरिक कारण के अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन से उत्तराधिकारी रहे थे जो अयोग्य थे। तो इसको लिखते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासक। इसमें पहला नाम जो है मुअज्जम का आता है। इनका समय जो है 1707 से 1712 ईस्वी है। ये औरंगजेब के मृत्यु उपरांत, औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 1707 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत जो है इसके औरंगजेब के बेटों के बीच में, उसके पुत्रों के बीच में जजाऊ नामक स्थान पर युद्ध हुआ जिसमें मुअज्जम विजयी हुआ था। और ये जो है बहादुर शाह प्रथम की उपाधि से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। इसकी नीति को देखें तो इसने जो है मराठाओं और राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण नीति अपनाया और सिखों के साथ ये पुरस्कार और दंड की नीति अपनाया। पुरस्कार के अंतर्गत जो है ये 10वें गुरु गोविंद सिंह, सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह को उच्च मनसब प्रदान किया। और दंड की नीति के अंतर्गत जो है 1712 ईस्वी में सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध सैन्य अभियान कराया जिसमें बंदा बहादुर की मृत्यु हो गई। जिसमें जो है सैन्य अभियान के दौरान जो है मुअज्जम की मृत्यु हो गई। इसको शाहे बेखबर के भी नाम से जाना जाता था। शाहे बेखबर के भी नाम से जाना जाता था। इसके बाद जो है जहांदार शाह आया। इसका समय जो है 1712 से 1713 ईस्वी था। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद ये शासक बना।
या बादशाह बना। और इसने भी जो है यानी जहांदार शाह ने हिंदू और मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। जैसे कि इसने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दिया और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की। इसके अलावा जो है मराठों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए उस समय के साहू जी को कुछ शर्तों के साथ दक्कन के चौथ व सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दिया। सरदेश मुखी ये कर होते थे, वसूलने का अधिकार दिए। इसने जो है जाजिया नामक कर पर रोक लगा दी। जाजिया कर पर रोक लगा दी और इसने राजस्व वसूली का कार्य ठेके पर देने की एक नई व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया, जिसे इजारा व्यवस्था कहा जाता था। इजारा व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया। और इजारा व्यवस्था क्या होता था? इजारा व्यवस्था जो है राजस्व वसूली का कार्य ठेके पे देना। इसे लंपट मूर्ख के भी नाम से जाना जाता था। लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। अब अगले शासक जो है वो फर्रुखसियर थे। इनका समय जो है 1713 से 1719 ईस्वी था। इन्हें सैयद बंधु, जिसे इतिहास में किंग मेकर कहा गया है, सैयद बंधु, ये जो है दो भाई हुआ करते थे। एक का नाम था अब्दुल्ला खां और एक का नाम था हुसैन अली बरा खां। हुसैन अली बरा खां। सैयद बंधुओं के सहयोग से 1713 ईस्वी में शासक बना। और 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर एक फरमान के जरिए अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की। और इसी फरमान को जो है कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्रुखसियर के कार्यकाल में सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्यु दंड दे दिया गया। इसके शासनकाल में जो है सैयद बंधुओं के हस्तक्षेप बढ़ रहे थे। सैयद
बंधुओं के बढ़ते हस्तक्षेप को देखकर फर्रुखसियर जो है वो षड्यंत्र रचने लगा। फर्रुखसियर सैयद बंधु के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। बंधु के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा और इस षड्यंत्र की जानकारी जो है वो सैयद बंधु को हो जाती है। जानकारी सैयद बंधु को लग गया, जिससे इसने जो है मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह इसके सहयोग से जून 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर को सिंहासन से अपदस्थ कर उसकी हत्या करवा दी। फर्रुखसियर भी जो है वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाया था। सहिष्णुता की नीति अपनाई और इसने जो है जाजिया और तीर्थकर जो था जाजिया तथा तीर्थकर हटा दिए थे। इसे घृणित कायर के भी नाम से बोला जाता था। इसे घृणित कायर के उपनाम से जाना जाता था। अब फर्रुखसियर की हत्या के बाद जो है सैयद बंधु जो है 2 लोगों को राजा बनाया। रफी उर दरजात 1719 ईस्वी और रफी उद्दौला 1719 ईस्वी। एक ही वर्ष में इन दोनों को जो है सैयद बंधु शासक बनाया। ये जो है बीमारी से मर गया था और ये जो है अफीम का आदी था, तो इसकी भी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो है मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी के बीच शासक बना। इसका मूल नाम रोशन अख्तर था। और ये भी सैयद बंधु के सहयोग से सितंबर 1719 ईस्वी में मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठा। और इसी के शासन काल में जो है क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना होनी शुरू हो गई थी। बहुत सारे राज्य जो है वो अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर रहे थे। स्वतंत्र सत्ता स्थापित होना शुरू हो गया था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो हैदराबाद है वो चिंग्लिस खां के द्वारा बंगाल जो है
वो मुर्शिद कुली खां के द्वारा। अवध जो है सादत खां के द्वारा। भरतपुर और मथुरा, भरतपुर तथा मथुरा ये चुरामन एवं बदन सिंह द्वारा। और गंगा के पूर्वी तटीय भाग ये रुहेला के नेतृत्व में। और फारुखाबाद ये बंगस नवाब, बंगस नवाबों ने ये सब जो है अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिया था। मोहम्मद शाह को रंगीला नाम से जाना जाता था। ये थे हमारे अयोग्य उत्तराधिकारी। इसके अलावा हम लोग देखते हैं एक अनुत्तरदायी अमीर वर्ग भी जो है इसके पतन का कारण था। उसमें कौन था? तो उसमें एक नाम जो है सैयद बंधु का आता है, और ये जो है मुगल दरबार में विभिन्न गुट के रूप में मौजूद थे जो उनकी नीतियों को प्रभावित करते थे या उनके प्रशासन को प्रभावित किया जाता था इन लोगों के द्वारा। एक था सैयद बंधु, और सैयद बंधु में जो है अब्दुल्ला खां और हुसैन अली वराह थे। और इनके पास जो है इतनी पावर थी कि जो है इन्होंने 4 लोगों को राजा बनाया, इसलिए इन्हें इतिहास में जो है किंग मेकर के नाम से बुलाया जाता है। और वो 4 लोग कौन थे? 4 लोगों को शासक बनाया उन्होंने। इसमें जो है पहला जो है वो फर्रुखसियर था, उसके बाद रफी उद दर्जात था, रफी उद दौला था, और मोहम्मद शाह था। इन 4 लोगों को इन्होंने बादशाह बनाया। उसके बाद जो दूसरा गुट था ये सैयद बंधु के विरोधी नेताओं का था, जिसे तुरानी दल कहा जाता था, तुरानी दल। और इस तुरानी दल में जो है ये सैयद बंधु के विरोधी नेता थे, सैयद बंधुओं के विरोधी नेता थे। और इसमें जो है चिनक्लीस खां, इन्हें जो है निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था, इनकी उपाधि थी। दूसरा जो है इसमें अमीन खां था। इन दोनों का इसमें जो है प्रमुख योगदान था। और इन्हीं के प्रयास से जो है मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो है इन्हीं दोनों के प्रयास से, चिनक्लीस खां और अमीन खां के प्रयास से जो है सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी गई थी। इनकी किंग मेकर सैयद बंधुओं की हत्या मोहम्मद शाह रंगीला के समय, रंगीला के समय। इसके अलावा जो है तीसरा तुरानी गुट था। ये मध्य एशिया के सुन्नी मुसलमान थे, मध्य एशिया के सुन्नी मुसलमान थे। और सैयद बंधुओं के पतन के बाद, सैयद बंधुओं के मृत्यु के बाद इसी दल का बोलबाला था। पतन के बाद
मुगल दरबार में बोलबाला, क्योंकि जो तुरानी दल के नेता थे, यानी कि चिनकलिस खां और अमीन खां, जिनका सैयद बंधु की हत्या में मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो है इन्होंने प्रमुख योगदान दिया था। इन्होंने अपनी स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। चिनकलिस खां जो है वो हैदराबाद को जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना उन्होंने कर लिया था। तो इसलिए तुरानी दल में सैयद बंधु के पतन के बाद जो है मध्य एशिया के जितने भी सुन्नी मुसलमान थे उन्हीं का बोलबाला बचा था। और इसमें जैसे कि निजामुल मुल्क, जिसको चिनकलिस खां कहा जाता है, इनका उपनाम जो है निजामुल मुल्क था। और ऊपर में हमने देखा था अमीन खां, उसके बाद जकारिया खां, ये सारे प्रमुख थे इसमें। जकारिया खां, ये सारे प्रमुख थे इसमें। उसके बाद ईरानी गुट थे। ईरानी गुट का भी दरबार में बोलबाला था। और ये जो है मध्य एशिया के शिया मुसलमान थे। मध्य एशिया के शिया मुसलमान थे। और इसमें जो है जुल्फिकार खां, शहादत खां, इन्होंने अवध राज्य की स्थापना की थी, स्वतंत्र राज्य की स्थापना। अमीर खां और इशहाक खां, ये सारे इसमें प्रमुख थे। इसके अलावा जो है एक गुट और था, वो था अफगानी गुट। और इसमें जो है अली मोहम्मद खां और मोहम्मद बंगस था, ये सारे प्रमुख थे। अब ये तो आंतरिक कारण थे मुगल साम्राज्य के पतन होने के। अब हम जो है बाह्य आक्रमण जो हुए थे, यानी जो बाह्य आक्रमण को भी मुगल साम्राज्य के विघटन का उत्तरदायित्व माना गया है। जैसे कि बाह्य आक्रमणों को भी मुगल साम्राज्य के विघटन का कारण माना गया है, विघटन का प्रमुख कारण माना गया है। तो इसमें क्या क्या था? इसमें जो है 18वीं सदी में दो आक्रमण हुए थे, दो बड़े आक्रमण हुए थे मुगल साम्राज्य पर। एक आक्रमण जो है वो था नादिर शाह के अंतर्गत ईरानी आक्रमण 1739 ईस्वी। और दूसरा था अहमद शाह अब्दाली के अंतर्गत अफगानों का निरंतर आक्रमण, अफगानों का निरंतर आक्रमण। और इन दो आक्रमणों को जो है मुगल साम्राज्य के विघटन का प्रमुख कारण माना जाता है। सबसे बड़ी चीजें ये थी कि जो मुगल साम्राज्य के पास काबुल, गजनी, कंधार सुरक्षापंथी था, सुरक्षापंथी। इस सुरक्षापंथी पर जो है संपूर्ण भारतीय इतिहास में कुल 3 ही राजवंश का नियंत्रण रहा है। 3 राजवंशों का नियंत्रण रहा है, क्योंकि ये प्राकृतिक सीमाएं बनाती थी। और इसे जो है वैज्ञानिक सुरक्षापंथी भी कहा जाता था, वैज्ञानिक सुरक्षापंथी। इससे जो है राज्य सुरक्षित रहते थे। और इस पे जो है ये 3 राजवंश कौन थे? तो ये जो है मौर्य था, कुषाण था और मुगल था। लेकिन जब शाहजहां का काल आया,
शाहजहां का काल आया तो उसमें जो है कंधार क्षेत्र पर, कंधार के क्षेत्र में सफावी राजवंश कब्जा कर लिया था। सफावी राजवंश कब्जा कर लिया, जिससे जो है उत्तर पश्चिम का सुरक्षा बंदी टूट गया। टूट गया और इसी का फायदा जो है आगे जाके नादिर शाह को मिला। वो आसानी से जो है मुगल साम्राज्य में प्रवेश कर गया। और नादिर शाह जो है 1739 ईस्वी में सिंधु नदी पार कर दिल्ली की ओर बढ़ा और इसका जो है निर्णायक लड़ाई 24 फरवरी 1739 में जो है करनाल में हुई, जिसे करनाल का युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। करनाल में युद्ध हुआ, इसमें नादिर शाह विजय हुआ और नादिर शाह जो है दिल्ली से बहुत सारा धन लूट के वापस चला गया। और लौटते समय सिंधु के समस्त पश्चिमी भूभाग पर कब्जा कर लिया नादिर शाह। और जो है एक तरह से कहा जा सकता है कि नादिर शाह के आक्रमण के बाद जो मुगल का उत्तर पश्चिम सुरक्षा बंदी था वो पूरी तरह से टूट गया, जिसको जो है 1749 ईस्वी में आगे अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली को उससे भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहन मिला। अब हम लोग देखते हैं कि नादिर शाह कौन था। नादिर शाह ये जो है फारस का शासक था। इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन के नाम से ये प्रसिद्ध है। और ये जो है 1738 से 1739 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण किया था। इसके बीच जो है आक्रमण किया और फरवरी 1739 में नादिर शाह और मुगल सेना के बीच में भीषण युद्ध हुआ था और इसे जो है करनाल का युद्ध कहा जाता है। करनाल का भीषण युद्ध हुआ था और जिस युद्ध में जो है इन्होंने मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया था। मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया और ये लगभग 50 दिन तक जो है दिल्ली में रहा और लूटपाट करता रहा। और जो प्रसिद्ध मुगल सिंहासन था, प्रसिद्ध मुगल सिंहासन तख्ते ताऊस, तख्ते ताऊस और साथ में जो मुगल ताज में जो विश्व के सर्वाधिक कीमती हीरा जो है कोहिनूर, इसे जो है वो अपने साथ ले गया। ये जो है नादिर शाह था। फिर जब उत्तर पश्चिम का सुरक्षा पंथी टूट गया तो 1749 ईस्वी में
1749 ईस्वी में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण कर पंजाब पर नियंत्रण कर लिया। पंजाब पर नियंत्रण करने के बाद जो है किसी भी आक्रमणकारी सेना के लिए हरियाणा का खुला मैदान पार कर दिल्ली तक पहुंचना आसान हो जाता था। इसलिए अधिकांश आक्रमणकारी शक्ति पंजाब पर आधिपत्य के बाद दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास करती थी। इसी कारण अफगानों का जो है 1748 ईस्वी के पश्चात जो है दिल्ली पर इसका निरंतर आक्रमण होता रहा, क्योंकि ये पंजाब पर कब्जा कर चुकी थी। दिल्ली पर नियंत्रण आक्रमण होता रहा, क्योंकि उत्तर पश्चिम की सुरक्षा पंक्ति भी टूट चुका था और निरंतर आक्रमण की वजह से जो है दिल्ली पर वर्चस्व जो है वो अब्दाली का ही था। दिल्ली पर भले ही शासक के तौर पे नहीं था, लेकिन दिल्ली पर वर्चस्व जो है वो अब्दाली का बना रहा। लेकिन इसी बीच जो है आगे जाकर पानीपत का युद्ध होता है 1761 ईस्वी में, क्योंकि जो दक्षिण में मराठा था वो भी जो है सदाशिव राव के नेतृत्व में दिल्ली पर कब्जा करना चाहती थी। इसी वजह से जो है और उधर जो है अब्दाली जो है वो भी दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था। इसीलिए 1761 ईस्वी में पानीपत में तीसरा युद्ध होता है इन दोनों के बीच में, जिसमें मराठा बुरी तरह पराजित हुआ और इससे ये तय हो गया कि मराठा भविष्य में दिल्ली पर शासन नहीं करने वाली है। वैसे पानीपत में जो है 3 युद्ध हुए हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें पानीपत का युद्ध तो इसमें जो है प्रथम युद्ध जो है ये 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा जो है द्वितीय युद्ध जो है ये 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ। और तीसरा जो है तृतीय युद्ध ये जो है 1761 ईस्वी में मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। अब हम लोग जो है देखते हैं अहमद शाह अब्दाली कौन था। अहमद शाह अब्दाली, इन्हें जो है दुर्रे दुरानी के नाम से जाना जाता था। दुर्रे दुरानी
जिसे युग का मोती भी कहा जाता है। ये प्रसिद्ध था। और इन्होंने मोहम्मद शाह के कार्यकाल में भारत पर आक्रमण किया। कार्यकाल में भारत पर आक्रमण किया और अपने कुल 7 आक्रमण में इसने जो है कुल 7 बार आक्रमण किया। और ये सबसे ज्यादा जो है किस मुगल शासक में आक्रमण किया था, तो अहमद शाह, ये भी मुगल शासक थे। मुगल शासक इसमें जो है सबसे ज्यादा आक्रमण किया, कुल 7 बार आक्रमण में से। इसके अलावा जो है ये 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा। और ये जो है 1767 ईस्वी में आखिरी बार आक्रमण किया था भारत पर। 1767 ईस्वी में आखिरी बार आक्रमण। और जब ये वापस जाने लगा, वापस जाने के पूर्व इसके द्वारा जितने भी विजित शहर था, यानी जिसको इन्होंने जीता था, विजित प्रदेश को जो है ये सूबेदार, इनके सूबेदारी थे रुहेला सरदार नजीबुद्दौला उसको ये सौंप दिया वापस जाने से पहले। और ये नजीबुद्दौला जो है ये मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी भी था। मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी था। अब जो है हम लोगों ने देखा था कि मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ साथ जो है क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना भी हो रही थी। तो हम लोग देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के विघटन पर जो है कौन कौन से क्षेत्रीय राज्य की स्थापना हुई। तो क्षेत्रीय राज्य जो है वहाँ पे 2 तरह के थे। एक जो है क्षेत्रीय राज्य की स्थापना, ये 2 तरह के थे। एक जो है उत्तराधिकारी राज्य था, यानी कि मुगल साम्राज्य के विघटन पर ही जो है मुगल साम्राज्य के शासक के द्वारा ही जो है वो राज्य खड़े किया गया था, इसलिए जो है इसे उत्तराधिकारी राज्य का नाम दिया गया, उत्तराधिकारी राज्य। दूसरा जो है विद्रोही राज्य था, विद्रोही राज्य, जो मुगल साम्राज्य से युद्ध लड़के इन्होंने राज्य की स्थापना की थी। तो हम लोग देखते हैं उत्तराधिकारी राज्य। उत्तराधिकारी राज्य, इसके बारे में पहले लिख दिया जाए। उत्तराधिकारी राज्य का उद्भव जो है मुगल साम्राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण कम होने की वजह से हुआ था। प्रत्यक्ष नियंत्रण कम होने वाले क्षेत्रों में हुआ था। और ये जो है पुराने मुगल अधिकारियों द्वारा ही स्थापित किया गया था। मुगल अधिकारियों द्वारा ही स्थापित किया गया था। और ये जो है मुगल साम्राज्य के कमजोरियों का लाभ उठाकर स्वतंत्र राज्यों के रूप में स्थापित हो गए थे। मुगल साम्राज्य की कमजोरियों से लाभ उठाकर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली थी। अब जैसे इसके अंतर्गत जो है बंगाल,
इसके अंतर्गत जो है बंगाल राज्य की स्थापना हुआ था उत्तराधिकार राज्य के रूप में। बंगाल का जो है स्वतंत्र राज्य का संस्थापक, बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां था। और मुर्शिद कुली खां जो है 1727 ईस्वी में बंगाल का स्वतंत्र शासक बन बैठा। लेकिन इन्होंने जो है मुगल के साथ जो है रिश्ते नहीं तोड़ा था। मुगल के साथ रिश्ते नहीं तोड़ा। ये समय दर समय जो है उन्हें कर भेजता था मुगल साम्राज्य को, रिश्ते नहीं तोड़ा, प्रत्यक्ष रूप से रिश्ते नहीं तोड़ा, प्रत्यक्ष रूप से। शुरू में क्या होता था कि आरंभ में जो सूबेदार होते थे और एक प्रांतीय दीवान होता था, इन दोनों का पद अलग अलग होता था। पद जो है अलग अलग होते थे और ये एक दूसरे से स्वतंत्र रहते थे और एक दूसरे पर संतुलन बना के रहते थे। लेकिन जो मुर्शिद कुली खां था, इन दोनों पद को अपने अंदर समाहित कर लिया, यानी कि इन दोनों पद पे ये अकेले ही विराजमान हो गया। इन दोनों पद को अपने में समाहित कर लिया। इसीलिए जो है इन्हें नवाब के नाम से जाना जाने लगा। इसलिए मुर्शिद कुली खां को जो है नवाब के नाम से जाना जाने लगा। आगे जो है मुर्शिद कुली खां का जो है उत्तराधिकारी सरफराज खां हुआ। और सरफराज खां जो है ये सुजाउद्दीन का पुत्र था और सुजाउद्दीन जो है वो मुर्शिद कुली खां का दामाद था। यानी कि मुर्शिद कुली खां का दामाद जो है वो सुजाउद्दीन था। पहले ये शासक बना, फिर इसका उत्तराधिकारी जो है सुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी सरफराज खां बना। और सरफराज खां की हत्या जो है अलीवर्दी खां के द्वारा किया गया था। अलीवर्दी खां के द्वारा किया गया था। और अलीवर्दी खां जो है ये बिहार के नायाब सूबेदार थे। और फिर अलीवर्दी खां जो है ये नवाब के पद पर आसीन हो गए, बंगाल का नवाब बन बैठा। 1740 से 1756 के बीच में अलीवर्दी खां 56 तक जो है ये शासन किया और इसने एक शक्तिशाली सरकार तथा चुस्त प्रशासन की स्थापना की। लेकिन ये जो है मराठा के आक्रमण से परेशान रहता था, मराठों के आक्रमण से परेशान था। इसलिए उसने जो है 1751 ईस्वी में उड़ीसा प्रांत का एक भाग और वार्षिक चौथ के रूप में एक निश्चित धनराशि
धनराशि देकर जो है मराठाओं से संधि कर ली, मराठाओं से संधि कर ली। और अलीवर्दी खां ही बंगाल का प्रथम नवाब था, बंगाल का ऐसा प्रथम नवाब था जिसने मुगल साम्राज्य से सारे औपचारिक संबंध तोड़ लिए, यानी उसे कर देना बंद कर दिया, से औपचारिक रूप से संबंध तोड़ लिया और राजस्व देना बंद कर दिया, राजस्व देना बंद कर दिया। जो पहले मुर्शिद कुली खां थे, मुर्शिद कुली खां थे, इनको फर्रुख सियर ने ही 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया था, जिसको ऊपर हम लोगों ने देखा, सूबेदार बनाया था। और मुर्शिद कुली खां जो है, जो पहले बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी, ढाका के स्थान पर जो है वो मुर्शिदाबाद जो है, मुर्शिदाबाद को बंगाल की राजधानी बनाया, बंगाल की राजधानी बनाया। मुर्शिद कुली खान जो है वो प्रशासनिक सुधार भी किया था। इसने जो है नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जो है भूमि के एक हिस्से को, जो भूमि का एक हिस्सा है उसको खालसा भूमि में बदल दिया था, खालसा भूमि में बदला। और खालसा भूमि क्या होता था? तो खालसा भूमि ये प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि थी, बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि। इसके अलावा इसने जो है ठेके पर भू राजस्व वसूली की नई प्रणाली की शुरुआत की। जिसको इजारेदारी व्यवस्था कहा जाता था। इसके अलावा जो है मुर्शिद कुली खां जो है गरीब किसानों को कृषि विकास के लिए, गरीब किसानों को कृषि विकास तथा भू राजस्व देने में सक्षम बनाने के लिए तकावी ऋण प्रदान करता था, तकावी ऋण प्रदान करता था। उसके बाद जो अलीवर्दी खां था, एक नाम और आया था अलीवर्दी खां का। अलीवर्दी खां जो है वो अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को, अंग्रेजों को जो है कलकत्ता में और फ्रांसीसियों को जो है चंद्रनगर में किलेबंदी की अनुमति नहीं दी थी, किलेबंदी की अनुमति नहीं दी। अलीवर्दी खां ही जो है वो यूरोपियों को मधुमक्खी कहा था। इन्होंने जो है यूरोप यानी कि जिसमें अंग्रेजी फ्रांसीसी सब थे, तो इन्होंने जो है
यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा दी थी और इन्होंने कहा था कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, किंतु उन्हें छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। और 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। और इसी का जो है दोहित्र पुत्र मतलब पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना। ये जो है बंगाल की कहानी थी। अब हम लोग जो है दूसरा देखते हैं, उत्तराधिकार राज अवध। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खां थे और इनको जो इनके लास्ट में इनका उपनाम भी लगता था, जिसे बुरहान उल मुल्क कहा जाता था। शहादत खां बुरहान उल मुल्क कहा जाता था और बुरहान उल मुल्क जो है इनकी उपाधि थी और ये उपाधि जो है मोहम्मद शाह के द्वारा इन्हें दिया गया था। मोहम्मद शाह ने दिया था और किस लिए दिया था, तो इन्होंने जो है सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र में उनकी मदद की थी, इसलिए मोहम्मद शाह ने इन्हें बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। इन्होंने जो है 1723 ईस्वी में अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया। और 1739 ईस्वी तक इन्होंने अवध पर शासन किया। और 1739 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद जो है सफदरजंग नया नवाब बन गया अवध का। 1748 ईस्वी में जो है सफदरजंग को मोहम्मद शाह ने वजीर का पद प्रदान किया था। इसीलिए सफदरजंग को जो है अवध के जो नवाब हैं वो वजीर कहलाने लगे थे। इसके बाद सफदरजंग का जो है उत्तराधिकारी शुजाउद्दौला हुआ और ये जो है शुजाउद्दौला ये बक्सर के युद्ध के समय उपस्थित था। अब देखते हैं शहादत खां कौन थे। शहादत खां को जो है नादिर शाह से लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया गया था। इनको जो है नादिर शाह से लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया गया था। और दिल्ली इनको किसने बुलाया, तो दिल्ली इनको जो है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने बुलाया था।
1739 ईस्वी में। और 1739 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। शहादत खां की। और मृत्यु के बाद जो है इनका भतीजा और साथ ही साथ वो इनका दामाद भी था, भतीजा प्लस दामाद सफदरजंग। इसका नाम अबुल मंसूर भी था, अबुल मंसूर खां, अबुल मंसूर खां। ये जो है अवध का नवाब बना था, अवध का नवाब बना। और सफदरजंग के ही समय, इन्हीं के समय जो है अवध में लखनवी अंदाज विकसित हुआ था, या लखनवी तहजीब कह सकते हैं, लखनवी तहजीब विकसित हुआ था। 1754 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद जो है सफदरजंग का पुत्र शुजाउद्दौला शासक बना था। और शुजाउद्दौला जो है ये मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, जिनका नाम अली गोहर भी था, इनको शरण दी थी। और बक्सर युद्ध में जो है ये था, उपस्थित था। इसके बाद जो हमारा अगला राज्य है वो है हैदराबाद। ये सारे उत्तराधिकारी राज्य हैं। हैदराबाद, हैदराबाद स्वतंत्र राज्य के संस्थापक, स्वतंत्र राज्य का संस्थापक निजाम उल मुल्क था। और निजाम उल मुल्क का आरंभिक नाम जो है, ये तो इनकी उपाधि थी, इनका आरंभिक नाम जो है वह चिनक्लीस खां था, चिनक्लीस खां था। और इनको जो है निजाम उल मुल्क की उपाधि जो है ये मोहम्मद शाह के द्वारा मिला था, मोहम्मद शाह ने दी थी उपाधि। ये जो है 1722 से 1724 के बीच में मुगल का वजीर रहा था चिनक्लीस खां। वजीर के पद पर नियुक्त रहा। और ये जो है मोहम्मद शाह के नीति से परेशान था, मोहम्मद शाह की नीति से निराश कह लो, निराश होकर 1724 ईस्वी में हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। और इसने जो है कभी खुलेआम रिश्ते मुगल साम्राज्य से नहीं तोड़े, खुलेआम रिश्ते मुगल से नहीं तोड़ा। लेकिन ये जो है 1748 ईस्वी तक एक तरह से कह सकते हैं स्वतंत्र राज्य के रूप में कार्य करते रहा। और इससे आगे जो है मराठा से, मराठा के हाथों ये आगे पराजित हो गए। हैदराबाद जो है इसको स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता भी मिला था।
के रूप में मान्यता भी मिला था, और ये मान्यता जो है मोहम्मद शाह ने दिया था। निज़ाम उल मुल्क जो थे, निज़ाम उल मुल्क, इन्होंने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई थी, क्योंकि इन्होंने जो है एक हिंदू था जिसका नाम पूरन चंद था, पूरन चंद, इसको जो है अपना दीवान बनाया, दीवान नियुक्त किया था, और इसने जो है दक्कन में जागीरदारी प्रथा अपनाया था, जागीरदारी प्रथा अपनाया, और साथ ही वहां पर जो भ्रष्टाचार था दक्कन में उसको भी समाप्त करने की कोशिश की, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया। और निजाम उल मुल्क जो है 1748 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर हैदराबाद में जो है आंतरिक संघर्ष विद्यमान हो जाता है, आंतरिक, और ये आगे जाके जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के कूटनीति का शिकार हो जाता है, फ्रांसीसियों की कूटनीति का शिकार हो जाता है आगे जाके। ये सब जो है ये उत्तराधिकारी राज थे। अब हम लोग देखते हैं विद्रोही राज, जो दूसरा था, विद्रोही राज। इनका भी उद्भव जो है मुगल साम्राज्य के की परिधि में ही हुआ, लेकिन ये मुगल साम्राज्य से विद्रोह करके अस्तित्व में आए थे, मुगल साम्राज्य से विद्रोह कर अस्तित्व में आए थे। इसके अंतर्गत जो है वो मराठा राज्य था। मुगल और दक्कनी राज्यों से संघर्ष कर मराठों ने शिवाजी के अंतर्गत स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, और ये जो है मुगल राज्य के लिए सबसे प्रमुख चुनौती था। और जब शिवाजी की मृत्यु के पश्चात जो है औरंगजेब जो है दक्षिण अभियान कर दक्षिण के मराठा राज्यों को जीत लिया। आगे औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो है छत्रपति शाहू के अंतर्गत मराठा शक्ति एक बार फिर से पुनर्जीवित हुई और मराठाओं के अधीन मराठा राज्य ने एक साम्राज्य के रूप में वापस फिर से आ गया। और जैसे कि इसमें एक हुए थे पेशवा बाजीराव प्रथम, ये था 1720 से 1740। इन्होंने एक अभियान किया था और यह अभियान जो है उत्तर की ओर था, और फिर इसके उत्तराधिकारी जो है वो बालाजी बाजीराव थे 1740 से 1761। ये भी जो है उत्तर भारत में अपनी उपस्थिति बनाए रखा था, यानी कि बार बार हमला करता था। फिर आगे जाके जो है 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली का पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, और इससे जो है मराठा साम्राज्य जो है इसका सपना जो है दिल्ली पर वर्चस्व हासिल करने का खत्म हो जाता है।
मराठाओं की राजनीतिक प्रशासनिक संरचना में सामंती तत्वों को प्रेरित करने से जो है उनकी राजस्व व्यवस्था में भी अहम भूमिका रही है। उन्होंने राजस्व की कमी की क्षतिपूर्ति जो है 2 कर से किया था, और इनके द्वारा एक कर था चौथ और एक था सरदेशमुखी, जिसकी चर्चा बार बार आई है। चौथ क्या होता था कि चौथ जो है पराजित राज्य के कुल राजस्व का 25% होता था, और सरदेशमुखी जो है ये कुल राजस्व का 10% होता था। परंतु इसकी वसूली के लिए जो है निरंतर सैन्य दबाव बनाए रखना पड़ता था, जिस वजह से जो है मराठा की भी जो स्थिति कमजोर हो गई थी, क्योंकि इससे जो फायदा होता था वो हर सामंती संगठन जो है अपने अंदर ही बांध लेता था। जो केंद्रीकृत प्रशासनिक संरचना थी वहां तक जो है इसका कुछ ही भाग पहुंच पाता था, इसलिए आर्थिक रूप से भी मराठा कमजोर था। इसके बाद विद्रोही राज्य के रूप में जो है जाट राज्य था, और ये भी जो है मुगलों के विरुद्ध विद्रोह करके आया था। सर्वप्रथम जो है औरंगजेब के काल में 1669 ईस्वी में गोकुल जाट और 1686 ईस्वी में राजा राम जाट, ये जो है क्षेत्रीय जमींदार हुआ करते थे, जमींदार थे। इन्हीं दोनों ने जो है सबसे पहले विद्रोह किया था। लेकिन ये जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, तब फिर जो है चुरामन जाट और बदन सिंह, इन्होंने जो है स्वतंत्र जाट राज्य स्थापित किया। और ये राज्य कहाँ हुआ करते थे? तो ये राज्य जो है दिल्ली, आगरा और मथुरा के आसपास के शहर थे। मथुरा के आसपास के क्षेत्र थे। अब हम लोग जो है जाट राज्य देख रहे हैं, जो ऊपर था उसके बारे में। तो जाट होते कौन थे? तो जाट जो है ये खेतिहरों की एक जाति थी, खेतिहरों की एक जाति है, और जो दिल्ली, आगरा और मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र में रहते थे। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चुरामन और बदन सिंह द्वारा किया गया था, और एक जाट नेता थे सूरजमल, जो प्रसिद्ध थे सूरजमल। इन्हें जो है जाटों का अफलातून कहा जाता था। जाटों का अफलातून का मतलब प्लेटो कहा जाता था। और सूरजमल का जो है 1763 ईस्वी में मृत्यु हो गया, और सूरजमल के बाद जो है जाट राज्य का पतन हो गया था। जाट राज्य का पतन इनके मृत्यु के बाद। इसके बाद जो है विद्रोही राज्य में रुहेला राज्य था। रुहेला राज्य की स्थापना जो है एक अफगान द्वारा किया गया था, और वो था अली मोहम्मद खां जो है ये रुहेला खंड के क्षेत्र में किया था।
खंड के क्षेत्र में। और इसकी पहली राजधानी बरेली था, जिसको उस वक्त आंवला कहा जाता था, बरेली था। फिर बाद में जाकर जो है ये रामपुर हो गया इसकी राजधानी। इसका इलाका जो है हिमालय के तराई में, गंगा तट पे, हिमालय की तराई में गंगा तट से कुमाऊं की पहाड़ी तक फैला हुआ था। और ये जो है अत्यंत उपजाऊ भूमि होती थी, अत्यंत उपजाऊ भूमि था। लेकिन इनका संघर्ष भी लगातार रहता था इसी भूमि को लेकर, क्योंकि ये उपजाऊ भूमि पर हर किसी की नजर थी। इसलिए जो है इनका संघर्ष जो है अवध, दिल्ली और जाटों के साथ लगातार बना रहता था, लगातार संघर्ष। और इसी संघर्ष का नतीजा हुआ कि अवध इसको आगे जीत लिया, अवध आगे इसको जीत लिया। रुहेला के एक नेता हुआ करते थे, इनका नाम जो है हाफिज रहमत खां था, हाफिज रहमत खां। और इन्होंने जो है बाहरी आक्रमणों से रुहेला के रक्षा के लिए अवध के नवाब से संधि किया था। अवध के नवाब, जिसको वजीर भी कहा जाता था, से संधि किया। और इन्होंने जो है बदले में 40 लाख रुपए देने की बात की थी उस समय। इसके अलावा जो है 1773 ईस्वी में रुहेलखंड पर मराठाओं के आक्रमण के समय अवध के नवाब वजीर ने अंग्रेजी सेना की मदद से उन्हें भगा दिया और संधि के अनुसार रुहेलों से धनराशि मांगी, जो 40 लाख की बात थी। और इन्होंने धनराशि देने से मना कर दिया, तब जो है अवध जो है अंग्रेजी सरकार के साथ मिलकर इस पे हमला कर दिया। और इसी हमले से जो है इसी को मीरानपुर कटरा के युद्ध से नाम से जाना जाता है, मीरानपुर कटरा के युद्ध। ये जो है अप्रैल 1774 ईस्वी में हुआ था। और इसी में जो है हाफिज रहमत खां ये पराजित हो जाते हैं और पराजित होकर इनको मार डाला गया। और उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये जो है हाफिज रहमत खां के पुत्र फैजुल्ला खां
को जो है रामपुर का शासक बनाया, रामपुर का शासक बना दिया। अंत में क्या हुआ कि अंततः रुहेला को निर्वासित कर रामपुर का इलाका छोड़कर शेष समस्त इलाका जो है, समस्त क्षेत्र जो है अवध के नवाब शुजाउद्दौला को दे दिया गया था। किसको छोड़ करके? रामपुर का इलाका छोड़कर, रामपुर का इलाका छोड़कर ये था। और इसी में जो है एक फर्रुखाबाद था। फर्रुखाबाद जो है ये मोहम्मद खां बंगस, मोहम्मद खां बंगस ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद जो हमारा सिख राज आता है, सिख राज ये भी विद्रोही राज के श्रेणी में शामिल है। सिख जो है वह एक धार्मिक पंथ था जो है समता मूलक समाज की स्थापना पर बल देता था, और सिख राज्य के संस्थापक जो है ये गुरु नानक थे, और इन्हीं के द्वारा जो है 16वीं सदी में इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना जो सिख के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, इन्होंने जो है अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर बनवाया था, स्वर्ण मंदिर स्थापित कर सिखों को संगठित किया और एक प्रकार का कर भी लगाया था, एक आध्यात्मिक कर उसको कह सकते हैं, एक आध्यात्मिक कर लगाया। अब जो हम लोग देखते हैं कि सिख के 10 गुरु हुए थे, और वो कौन कौन थे? सिखों के 10 गुरु। जैसे पहले गुरु जो है वो गुरु नानक थे, ये सिख धर्म के संस्थापक थे, सिख धर्म के संस्थापक, और इनका समय जो है 1469 से 1539 ईस्वी था। इसके बाद जो है गुरु अंगद हुए, इसका 1539 से 1552 समय था, और ये सिख धर्म के प्रचार में विशेष योगदान दिया था। सिख धर्म प्रचार में विशेष योगदान दिया, और जो है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक थे। तीसरा जो है गुरु अमरदास थे, गुरु अमरदास, इनका समय जो है 1552 से 1574 था, और इन्होंने जो है लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया, और मंझी प्रथा का विस्तार किया, और इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया। फिर अगला जो है गुरु रामदास हुए, और इनका समय जो है 1574 से 1581 था। उस समय जो है अकबर था,
तो समकालीन अकबर के साथ इन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया, मैत्री संबंध बनाया और अमृतसर शहर बसाया था, अमृतसर शहर बसाया। पांचवा जो है गुरु अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव, और ये जो है 1581 से 1604 ईस्वी था। इन्होंने जो है आदि ग्रंथ का संकलन किया, आदि ग्रंथ का संकलन किया। तरन तारण, तरन तारण तथा करतारपुर, करतारपुर नामक शहर बसाया। और जहांगीर द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई थी, जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव की हत्या कराई गई। उसके बाद जो है गुरु हरगोविंद हुए, हरगोविंद हुए। इनका समय जो है 1606 से 1645 था और इन्होंने जो है अमृतसर नगर में, अमृतसर नगर में अकाल तख्त, अकाल तख्त की स्थापना की, तख्त की स्थापना की। सिखों को लड़ाकू कौम में बदला, सिखों को लड़ाकू कौम में बदला। कश्मीर में किरतपुरा नगर बसाया, फिर अगला जो है गुरु हर राय थे। इनका जो है 1645 से 1661, 1645 से 1661 समय था। दारा सिखों के साथ इनके अच्छे संबंध थे, दारा सिखों से अच्छे संबंध थे और इन्होंने शांत और एकांत जीवन व्यतीत किया, शांत और एकांत जीवन व्यतीत किया। इसके बाद जो है गुरु हरकिशन हुए। इनका समय 1661 से 1664 था और चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो गई, चेचक के कारण, और ऐसी कुछ घटनाएं नहीं घटी थी। उसके बाद जो है गुरु तेग बहादुर हुए। इनका समय जो है 1664 से 1675 ईस्वी था, 1675। इन्होंने जो है आनंदपुर साहिब की स्थापना की। हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे और जो है इनके औरंगजेब के द्वारा जो है इनकी हत्या करवा दी गई, औरंगजेब के द्वारा हत्या करवा दी गई। फिर आखिरी और 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह हुए। इनका समय 1675 से 1708। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत की। औरंगजेब से निरंतर संघर्ष किया। ये सिखों के अंतिम गुरु थे और जफरनामा
फारसी में इन्होंने रचना की थी, फारसी में इसकी रचना की। ये जो है सिखों के 10 गुरु हुए। अब जो हम सिख के बारे में देखते हैं, जो जहांगीर थे उनके द्वारा, जहांगीर और औरंगजेब के हाथों जो है, जैसे कि यहाँ पे लिखा जाए, जहांगीर और औरंगजेब के हाथों जो है, औरंगजेब के हाथों जो है, जहांगीर के हाथों जो है 5वां और औरंगजेब के हाथों में 9वां सिख गुरु को शहादत मिला, सिख गुरु को शहादत मिला। जो छठे सिख गुरु थे, सिख गुरु गुरु हरगोविंद, इन्होंने सिख पंथ का सैन्यीकरण किया, परंतु वास्तविक रूप में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करके एक प्रभावी सैनिक संगठन के रूप में ढालने का प्रयास किया था। और आगे गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है बंदा बहादुर ने मुगलों को अपने ढंग से चुनौती देने का प्रयास किया, परंतु वह पराजित हुए और मारे गए। आगे जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और मराठा के दक्षिण की ओर लौटने और अफगानों के अफगानिस्तान की ओर प्रस्थान किया था, उसी वक्त जो है राजनीतिक शून्यता की स्थिति पहुंच गई थी। यानी कि जो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, तीसरा युद्ध, इसमें क्या हुआ कि मराठा जो है पराजित हो गया, और पराजित हुआ तो ये दक्षिण की तरफ लौट गया। ठीक है, उसके बाद जो अफगान है, ठीक है, ये अफगानिस्तान प्रस्थान कर गया था की ओर प्रस्थान कर गया। तो इस वजह से जो है राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और इसी को सिख जो है भरने का प्रयास किया, सिख भरने का प्रयास किया। और 1764 ईस्वी में कुछ वरिष्ठ सिख सरदार अमृतसर में एकत्रित हुए और इन्होंने खालसा नाम पर एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, स्वतंत्र सिख राज्य स्थापित करने की घोषणा की। फिर आगे जाके जो है 19वीं सदी के आरंभ में 19वीं सदी के आरंभ में एक योग्य शासक हुआ, राजा रणजीत सिंह, और इन्होंने अपने अधीन सिखों को बहुत शक्तिशाली बना दिया, सिख राज्य को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया, शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया। सिख से जुड़े अन्य तथ्य देखें, सिख से जुड़े अन्य तथ्य क्या था, जैसे कि 1764 ईस्वी में सिख समुदाय अमृतसर में इकट्ठा हुए थे,
और फिर इसने खालसा पंथ नाम से जो है एक राज्य स्थापित करने की घोषणा की थी। तो उन्होंने सिक्के ढालकर अपने संघ और पंथ के प्रभुत्व की घोषणा किया था। प्रभुत्व की घोषणा की थी। और जो अहमद शाह अब्दाली का था, अहमद शाह अब्दाली, इन्होंने जो कुल 7 बार आक्रमण किए थे, कुल 7 बार आक्रमण किया। इनका जो अंतिम आक्रमण था, अंतिम आक्रमण ये सिख के ही विरुद्ध था, सिखों के विरुद्ध था। फिर भी जो है सिख को कुचला नहीं गया और आगे चलकर सिख जो है ये पंजाब और कश्मीर पे कब्जा कर लिया, कश्मीर पर कब्जा कर लिया। और ये सिख जो है कुल 12 मिसल में विभाजित हो गए, मिसल में विभाजित हो गए। और फिर जो है जब सिखों के जो 10वें गुरु थे, 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, इनकी मृत्यु के पश्चात गुरु की परंपरा समाप्त कर दी गई, गुरु की परंपरा समाप्त हो गया। और गुरु गोविंद सिंह के बाद ही, यानी इसके बाद ही बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व किया, सिखों का नेतृत्व संभाला। सिख जो 12 मिसल में विभाजित थे, उन्हीं 12 मिसलों में से एक सुकरचकिया मिसल था, जिससे रंजीत सिंह थे। 12 मिसलों में से सुकरचकिया मिसल में जन्मे रंजीत सिंह को काफी ख्याति प्राप्त हुई, ये काफी प्रसिद्ध हुए। और इन्हीं को जो है शेरे पंजाब के भी नाम से जाना जाता है, शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब हम लोग देखते हैं मुगल साम्राज्य के परिधि से बाहर के राज्य, मुगल साम्राज्य की परिधि से बाहर के राज्य। इसमें जो है मैसूर राज था, श्रवणपुर राज था, तो सब देख लेंगे हम। तो पहले देखते हैं मैसूर राज। मैसूर राज, ये मैसूर राज्य जो है ये हैदर अली और टीपू सुल्तान वाला था। मैसूर राज्य में जो है यानी कि 18वीं सदी में यहाँ पर अडियार वंश का शासन था, अडियार वंश का शासन था। उस वक्त जो है विजयनगर साम्राज्य विलीन हो चुका था। 18वीं सदी तक जो है जो विजयनगर साम्राज्य जो कि एक शक्तिशाली साम्राज्य था वो विलीन हो चुका था। और इसी के उत्तराधिकारी के राज्य के रूप में मैसूर राज्य की स्थापना की गई थी। मैसूर राज्य की स्थापना हुआ।
लेकिन अडियार वंश जो है उतने योग्य नहीं थे, इसलिए जो है अडियार वंश की शक्ति छीन कर हैदर अली शासक बैठा। अडियार वंश की शक्ति छीन कर जो है हैदर अली मैसूर की गद्दी पर स्थापित हो गया। हैदर अली जो है हैदर अली इन्होंने फ्रांसीसियों की सहायता से सेना का आधुनिकीकरण किया और आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। आधुनिक शस्त्रागारों की स्थापना की। इसने जो है मालाबार में जहाँ पे मसाला उत्पादक क्षेत्र इस पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया और इन्हीं का आगे उत्तराधिकारी जो टीपू सुल्तान हुआ। टीपू सुल्तान हुआ। अब हमारा है श्रवणकोर का राज। ये भी मुगल साम्राज्य के परिधि से बाहर का था। ये केरल का क्षेत्र जो है मुगल साम्राज्य की परिधि से बाहर रहा था और यहाँ पर कई राज्य स्थापित थे। कालीकट एक प्रमुख बंदरगाह राज्य था जो जमोरिन के अंतर्गत था। श्रवणकोर राज्य 18वीं सदी के आरंभिक दशक में मार्तंडवर्मा के अधीन एक प्रमुख राज्य के रूप में उभरा। मार्तंडवर्मा ने अपनी कर और वित्तीय व्यवस्था को सुधारा तथा सेना का आधुनिकीकरण किया। इसने डचों को भी पराजित किया था। डचों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ने का श्रेय दिया जाता है। इसने ब्रिटिश कंपनी को भी अपनी शर्तों पर
व्यापार करने की अनुमति दी। अनुमति दी। अब जो हम देखते हैं कि 18वीं सदी का निष्कर्ष हम लोग निकालते हैं। 18वीं सदी के काल, पूर्वार्ध काल था। 18वीं सदी के काल के पूर्वार्ध का मूल्यांकन। इसमें दो पक्षधर हैं। एक है ब्रिटिश पक्षधर, इनका क्या कहना है, ये कहते हैं कि इसे जो है 18वीं सदी के पूर्वार्ध काल को अंधकार का युग कहा जाता है। अंधकार का युग ये कहते हैं। और अपने मत के साक्ष्य के रूप में यह सिद्ध करने का इन्होंने प्रयास किया है कि यह केवल राजनीतिक विघटन का ही काल नहीं था, बल्कि राजनीतिक अराजकता का भी काल था। राजनीतिक अराजकता का काल था, इनका कहना है। जहां एक तरफ मुगल साम्राज्य लुप्त हो रहे थे और मराठे लूटपाट मचा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति भी दयनीय अवस्था पहुंच गई थी। परंतु अब इस विचार को जो है महत्व नहीं दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह विचार ब्रिटिश साम्राज्यवादी के हित में लाया गया था और उनका उद्देश्य 18वीं सदी के पूर्वार्ध को अंधकार का काल घोषित करना इसलिए है क्योंकि ताकि वो जो है 18वीं सदी के उत्तरार्ध को ब्रिटिश की उपलब्धियों को जो है बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा सके, इसलिए उन्होंने जो है इसे अंधकार का युग कहा है। लेकिन जहां पर भारतीय इतिहासकार हैं, जो भारतीय इतिहासकार हैं, इसमें भी दो भिन्न भिन्न मत हैं। दो भिन्न भिन्न मत हैं। इसमें जो पहला दृष्टिकोण है, इसके अनुसार जो है मुगल साम्राज्य के विघटन को पतन और संकट के रूप में देखा जाता है। मुगल साम्राज्य के विघटन को पतन और संकट के रूप में देखा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि एक बृहद साम्राज्य की जगह छोटे छोटे राज्यों की स्थापना ने भारत के राजनीतिक प्रशासनिक संरचना के पतन को सुनिश्चित कर दिया है। फिर भी इन राज्यों के बीच परस्पर संघर्ष होते रहे, जिनका फायदा अंततः ब्रिटिश कंपनी को प्राप्त हुआ। इससे मुगल साम्राज्य की अनुपस्थिति तथा भारतीय राज्यों की परस्पर वैमनस्यता से लाभ उठाकर अपने आप को एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित कर लिया। और इस संबंध में जो है कुछ दशकों में यह भी बात उभर कर आई कि इस काल को पतन अथवा अवनति का काल करार देने के बजाय नई संभावनाओं से युक्त काल का करार देना चाहिए। और इस आधार पर जो है इस मत को सिद्ध करने के क्या क्या प्रयास किए गए हैं, जैसे कि इस काल को जो है इस काल को पतन अथवा अवनति का काल करार देने के बजाय नई संभावनाओं से युक्त काल करार दिया जाना चाहिए। और इसको सिद्ध करने के लिए मत क्या है, पहला चीज ये है कि भारतीय राजनीति संरचना की प्रमुख विशेषता है भारतीय राजनीतिक संरचना की प्रमुख विशेषता बृहद साम्राज्य नहीं,
बल्कि बहुराज्य व्यवस्था रही, जो यहाँ के भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के अनुकूल है। दूसरा मत यह है कि ये सही है कि मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया था, परंतु उसके पश्चात जो उत्तराधिकार या अन्य राज्य थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में दक्ष प्रशासनिक संरचना कायम की थी। तो इसको लिख सकते हैं कि जो उत्तराधिकार राज्य था, उत्तराधिकार राज्य एवं जो अन्य राज्य थे, यानी कि विद्रोही राज, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में दक्ष प्रशासनिक संरचना कायम की। इन्होंने जमींदारों पर अंकुश लगाया, राजस्व व्यवस्था को सुधारा, व्यापार को संरक्षण दिया तथा बेहतर रूप से कानून व्यवस्था बनाए रखी। और इसके उदाहरण के लिए हम लोग जो है बंगाल को ले सकते हैं, अवध को ले सकते हैं, हैदराबाद को ले सकते हैं, मैसूर को ले सकते हैं, श्रवणकोर को ले सकते हैं। ये सारे राज्य में ऐसी स्थिति थी। तीसरी चीजें जो है हम लोग लिख सकते हैं, इसको आर्थिक अवनति का काल मानना भी उचित नहीं है, क्योंकि यह वह काल था जब यूरोपीय व्यापार में वृद्धि के कारण भारत में जो है बड़ी मात्रा में सोने और चांदी जैसी कीमती धातु आ रही थी। तो ये लिख सकते हैं कि यूरोपीय व्यापार में वृद्धि के कारण भारत में बड़ी मात्रा में सोने और चांदी जैसी कीमती धातुएं आ रही थी। और यूरोपीय कंपनी के संपर्क में आने से जो है यहाँ पर तंबाकू, मक्का, फिर आगे जो है लाल मिर्च, आलू और विभिन्न प्रकार की बागवानी फसल की खेती भी जो है आरंभ हो गया था, जो अर्थव्यवस्था के मौद्रीकरण का कार्य किया। एक बात और लिखी जा सकती है कि एक तरफ भले ही मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ, परंतु जो है जो मुगल काल के स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, ये जो है सभी स्तर पर प्रसारित हो रहे थे, सभी स्तर पर। और इतना ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय शासकों के द्वारा भी धार्मिक सद्भावना, क्षेत्रीय शासकों के द्वारा भी धार्मिक सद्भाव की नीति को प्रोत्साहन दिया गया था। तो इन सब बातों को देखने से ये हो जाता है कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध काल को जो है अंधकार का काल नहीं कहा जा सकता। अठारहवीं सदी के पूर्वार्ध काल को अंधकार का काल नहीं कहा जा सकता। अब हम लोग जो है इससे आगे देखेंगे 18वीं सदी का उत्तरार्ध काल। आज यहीं तक रहने देते हैं।